नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। दमदार शुरुआत के साथ हम देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी में करीब 60 अंकों की तेजी, 14,750 के आसपास यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जापान के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद आज खुल रहे हैं और खुलते के साथ ही अच्छे लेवल्स पर 500 अंकों का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही हांगकांग के बाजार अगर देखें, यहां पर उतार चढ़ाव के बीच फिलहाल ट्रेड है, लेकिन करीब 230 अंकों की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान के साथ करीब 60 अंकों की बढ़त दिखाते हुए 100 अंकों की तेजी के साथ डाउ ने नया रिकॉर्ड कल बनाया। क्लोजिंग के वक्त नैस्डैक में दिन की ऊंचाई से 170 अंकों की गिरावट पर ट्रेड देखने को मिला। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत और कोरोना के मामलों पर अपडेट जान लेते हैं। दीपांशु भंडारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप आपको आते हुए दिख रहा है। बढ़िया तेज़ी बनी हुई है जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी लगाकर 14,800 के करीब पहुंच रहा है। डाउ फ्यूचर्स में मजबूत एक्शन है, नए रिकॉर्ड पर कल हमने डाउ को देखा। और साथ ही अगर आप देखें नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन है। जापान के बाजार 4 दिन की छुट्टी के बाद जो एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर, वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। हांगकांग में 300 पॉइंट्स की तेज़ी है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक बार फिर से हमने मिला जुला सेशन ज़रूर देखा, पर डाउ पर नज़र डालिए, नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया और साथ ही नए क्लोजिंग हाई पर भी डाउ बंद होते हुए दिखा। हालांकि इंट्राडे में 200 पॉइंट का उछाल था, एंड ऑफ डे में 100 अंकों की तेजी के साथ डाउ बंद होते हुए दिखा। पर उसके सामने नैस्डैक पर लगातार चौथे दिन आपने दबाव बनते हुए देखा है। लगभग 0.4% की गिरावट नैस्डैक पर आपको आती हुई दिखी और कुछ दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर था, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, जिसकी वजह से नैस्डैक पर दबाव बनते हुए दिखा। एनर्जी इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में आपने खरीदारी होती हुई दिखी है। थोड़ा रोटेशन था अमेरिकी बाजारों में। कुछ डेटा आया था जो इतना अच्छा नहीं था जितना बाजार अनुमान लगा रहा था, पर इसके बावजूद इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे और कल अप्रैल महीने की जॉब्स रिपोर्ट भी आएगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले 2 दिनों में आने वाला है जहां पर बाजार की नजर बनी हुई है। यूरोप में जबरदस्त एक्शन आपने देखा, एक दमदार रिबाउंड था यूरोप के बाजारों में, स्पेशली जर्मनी के बाजारों में, और लगभग सारे यूरोप के बाजार 1 से 1.5% से ज्यादा की तेजी आपको कल दिखाते हुए गए हैं। यहां पर भी आपने काफी सारा आर्थिक डेटा आते हुए देखा है जो कि काफी मजबूत था, जिसकी वजह से बाजार दमदार एक्शन में रहे। यूएस भंडार गिरे थे, इसके बावजूद हमने देखा कि कच्चे तेल पर कल हल्का सा दबाव था। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई, बट थोड़ा सा दबाव हमने देखा है। वहीं सोने में खरीदारी आती हुई दिखी। डॉलर इंडेक्स एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा था, पर आज सुबह जबरदस्त एक्शन दिख रहा है जहां तक एशिया के बाजार और एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है। बिल्कुल, चलिए, तो विदेशी बाजार में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। लेकिन दीपांशु, कोरोना के बिगड़ते हालात किसी से छुपे नहीं है। ताजा आंकड़े, वैक्सीन से जुड़ी खबरें क्या हैं जिस पर हमें नजर रखनी है? बिल्कुल, और जैसा कि हम देखते हैं कि वीकेंड के 1-2 दिन बाद मामले गिरते हैं और फिर उछाल वापस आना शुरू होता है। पिछले 2 दिनों से वैसे ही देख रहे हैं। कल 3,86,000 नए मामले सामने आए थे और अब हम देख रहे हैं कि कल शाम का जो आंकड़ा है वो अब तक का रिकॉर्ड 4,12,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। कई राज्यों के मामलों में फिर से उछाल आया है। कर्नाटका में पहली बार हमने देखा है 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। वहीं महाराष्ट्र में कल 57,000 नए मामले सामने आते हुए दिखे। मुंबई, यहाँ पर भी हमें जो 3-4 दिनों से दिख रहा था कि 3,000 से कम के मामले हैं, यहाँ पर कल 3900 मामले सामने आपको आते हुए दिखे हैं। दिल्ली में भी 20,000 से ज़्यादा नए मामले थे। वेस्टर्न इंडिया से संक्रमण शुरू हुआ था जो दूसरी लहर है, पर अब ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से उछाल आ रहा है। तो बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो नए मामले हैं वहाँ पर आप और भी बड़ा उछाल आते हुए देख रहे हैं। जो प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ी चिंता और बढ़ती हुई दिख रही है। झारखंड में पाबंदियाँ 13 मई तक बढ़ाई गई हैं। वहीं सिक्किम में 16 मई तक लॉकडाउन को घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या भी रोज बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि भारत का मोर्टेलिटी रेट 1% के आसपास है, पर 4 लाख मामलों पर हम देख रहे हैं कि लगभग 4,000 लोगों की कल मौत भी होती हुई दिखी है। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट आंकड़ा है। दूसरी लहर के बीच में तो हम हैं ही, पर गवर्नमेंट के एक साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि अब तीसरी लहर के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। और कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि पिछले महीने से महाराष्ट्र ने भी तीसरी लहर के लिए तैयारी करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये एक चिंता का विषय है जहां पर नजर रखनी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जिसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
पर एक बड़ी खबर जो आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, यूएस ने डब्ल्यूटीओ में भारत के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये प्रस्ताव भारत और साउथ अफ्रीका की तरफ से आया था कि ग्लोबली जो भी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं उसके पेटेंट पर छूट देनी चाहिए, और इसका यूएस का समर्थन है। यानी कि ये जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं ये बाकी देश भी इस वैक्सीन को डेवलप कर पाएंगे, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की परेशानी नहीं होगी। तो इससे डेवलपिंग नेशंस को काफी फायदा होगा, वैक्सीन को डेवलप करने में वो रिसर्च और वो साइंटिफिक प्रोसेस उन्हें मिल जाएगा बिना किसी पेटेंट चार्जेस की वजह से। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस का समर्थन है। देखना पड़ेगा कि बाकी देश इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं, बट डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर है जहां तक वैक्सीन डेवलपमेंट का सवाल है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार से संकेत दमदार है, लेकिन कोरोना के बिगड़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर और बड़ी खबर जो हमने आपको बताई है वैक्सीन से जुड़ी, ये बड़ी खबर है। यूएस का कोविड वैक्सीन पेटेंट पर छूट देने का समर्थन, और इससे जुड़ी खबर जो है काफी बड़ी कोरोना के लिहाज से साबित होती हुई दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं एफआईएस डीआईएस दोनों की तरफ से। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 1111 करोड़ की बिकवाली की है, कैश मार्केट में डीआईएस ने 241 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में अगर आप देखेंगे एफआईएस की तरफ से 1847 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। काफी दिनों बाद हम देख रहे हैं एफआईएस डीआईएस दोनों की ही तरफ से कैश मार्केट वायदा बाजार में बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलिए तमाम संकेतों को आप समझने के बाद आज भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से अच्छे संकेत हैं, कोरोना के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, एफआईएस डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं और वीकली एक्सपायरी हमारे लिए। कैसे समझे इन संकेतों को और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले संकेत हैं, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में रैली इतनी जबरदस्त है और भारतीय बाजार कल अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब भी रहे। सबसे बड़ी बात जो है ना मानसी, एक्चुअली बाजार बहुत हल्के हैं। आप देखिए, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि 3-4 दिन तक लगातार बाजार इतने हल्के रहे फुटफॉल रेशियो पर, और एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन इतनी कम लेवल पर रहे। तो अल्टीमेटली आप हल्के बाजार है तो आप कितना बेच कर बेचेंगे और शॉर्ट कवरिंग तो करनी पड़ेगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही ग्लोबल मार्केट की मजबूती को और बाजार की जो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बनी उसको भाप कर खरीदारी शुरू कर दी। अब आज देखिए वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के दिन आप उम्मीद कर सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग क्या होगी, देखिए सोचिए 100 पॉइंट अगर एसजेक्स 50 ऊपर दिखा रहा है, ये दम लगाकर ऊपर खुलेगा तो फिर तो कहना ही क्या। मेटल्स भागेंगे आज जिस तरह के टाटा स्टील के रिजल्ट आए और ग्लोबल मार्केट में तेजी है, तो आपको कहीं कहीं से फार्मा कल से मजबूत है, आज भी रहेगा, मेटल्स मजबूत रहने वाला है, तो सपोर्ट तो आपको मिल जाएगा। बैंकिंग शेयर भी आज भागेंगे, वहां पर भी तेजी होने वाली है। तो इसलिए हल्के फुल्के जो बिकवाली के आंकड़े हैं, अच्छा एफआईएस की बिकवाली में भी आप देखें, ऐसे देखेंगे तो लगातार 5 दिन से कैश मार्केट में बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन वायदा कारोबार में इन्होंने हाथ रोक लिया है। इनफैक्ट कल स्टॉक फ्यूचर्स 722 करोड़ के खरीदे 4-5 दिनों के बाद में, यानी कि नेट आप एफआईएस की बिकवाली देखेंगे तो मुश्किल से 300-350 करोड़ की, 400 करोड़ की, जो कि इन दिनों की सबसे छोटी है। तो इन सबके बीच में एक बढ़िया तगड़ा मजबूत बुलिश सेशन आज आपको फिर से देखने को मिलेगा, जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे। 14,008 पहले मैं नीचे का लेवल 14,425, 14,500 ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, और गैप से खुलने के बाद तो आपके लिए 14,600 के आसपास का लेवल भी एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 14,825, 14,875 ये रेंज है जहां तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की। उसके बाद देखें 14,875, 14,900 इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग पक्के आएगी। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो 100% प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी 32,075, 32,275 बैंक निफ्टी पर इमीडिएटली सपोर्ट रेंज है, और ऊपरी स्तरों पर 33,300, 33,500 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। तो आज लगता है कि एक और बढ़िया मजबूती भरा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट हाफ है, हो सकता है सेकंड हाफ में एक्सपायरी के चलते अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग अगर फर्स्ट हाफ नहीं हो जाए गैप के ओपनिंग के बाद, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ जाए, वो एक अच्छी बात हो सकती है। अदरवाइज कोई समस्या नहीं।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर विस्तार से स्ट्रैटेजी और साथ ही सेक्टर्स भी अनिल सर ने हमें बता दिए हैं। और ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, मजबूत सेशन आज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ मोमेंट्स पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ट्रेडिंग रेंज और आज के सेटअप की बात करें 14,425 से 14,500, इस रेंज को आप निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं ऊपरी रेंज 14,825 से 14,875 की देखने को मिलेगी। 14,900 के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जोन भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 32,075 से 32,275, इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 37,300 से 37,500 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। सपोर्ट कहां से मिलेगा? सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में मेटल्स, फार्मा और बैंक से भारतीय बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो क्लियरली एक अच्छा सेशन और अच्छे रेंज में मोमेंट एक्शन के साथ कामकाज होता हुआ दिखेगा। खबरों वाले शेयर्स और कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, साथ ही आज के लिए कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ अब जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रिगर्स की बात करें तो आज दो निफ्टी की कंपनी है जो अपने नतीजे घोषित करेगी। एक ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, दूसरी एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे आपके नजर नीचे, और एफएनओ में कोफोर्ज अपने नतीजे घोषित करेगा। तो इन तीन नतीजों पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू 6 मई से 2 जून तक खुलने वाला है। 50 रुपये प्रति शेयर का राइट इशू का प्राइस रखा गया है। इसके अलावा नतीजे टाटा स्टील, जैसे कि अनिल जी भी कह रहे थे, काफ़ी दमदार नतीजे, और डेफिनेटली मुझे भी याद नहीं कि इस तरह के नतीजे मैंने कब देखे थे किसी स्टील कंपनी से, जहाँ पे रेवेन्यूज में करीब 39% का जंप देखने मिला। एबिटा मार्जिन देखिए 13.3% से बढ़ के 28.4%। मुनाफा जो है 6,644 करोड़ पे आया है, और एबिटा पर टन भी जो है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। कंपनी ने 25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, और इस क्वार्टर में नेट डेट रिडक्शन जो है वो करीब 10,780 करोड़ के आसपास का है। तो हर पैमाने पर नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 38.5% का जम है। मार्जिन 24.8% से बढ़ के 31.1%। मुनाफा जो है 68% बढ़ा है, 290 करोड़ पे आया है। ब्लू डार्ट, घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आई है। 30 करोड़ के घाटे के मुकाबले 90 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। रेवेन्यूज करीब 33% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन जो है 12.7% से बढ़ के 25.6%। 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। शेल्बी, ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है। 17 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 9 करोड़ 80 लाख का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। रेवेन्यूज 33% बढ़े हैं। मार्जिन देखिए 2.3% से बढ़ के 21.4%। अडानी ग्रीन, नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं। कंपनी की आय में करीब 41-42% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन 32% से बढ़ के 63% पे आए हैं, और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 85-86% के आसपास का जम देखने मिला, 104 करोड़ पे आया है। मैथन एलॉयज, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज करीब 23% बढ़े हैं। मार्जिन 13% से बढ़ के 22%, और मुनाफा जो है 32% के आसपास का उछाल दिखाया है। तो जितने नतीजे आए हैं सबके सब इस बार अच्छे हैं। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक, कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी जो है उसको बिकवाली की मंजूरी दी गई है। हिस्सा बिकवाली के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है उसको ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दी है। एलआईसी कंपनी के प्रमोटर है और जीआईसी को प्रमोटर है, और मौजूदा मैनेजमेंट जो है वो एलआईसी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आज आईडीबीआई बैंक जो है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और आखिर में सिप्ला, रोशे की जो कोविड-19 की दवा है उसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। सिप्ला जो है वो रोशे के साथ भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कंपनी का करार है, तो इसका फायदा जो है वो सिप्ला को होगा। इसके लिए आज सिप्ला को आपको अपने रडार पर रखना है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों वाले शेयर्स साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग रेंज एक बार फिर से आप नोट डाउन कीजिएगा। बैंक निफ्टी के लिए 32,075 से 32,275 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और 33,300 से 33,500 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। निफ्टी 14,425 से 14,500 मजबूत सपोर्ट, और 14,825 से 14,875 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, अब वो जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, मेरी सलाह है कि मई का 610 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा जाए, जो करीब आपको 22 रुपए में मिले, और 15 रुपए का रखें स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 33 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस।
बजाज फिनसर्व, सॉरी। तो ये फिनसर्व जो है ये बेसिकली बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और इसके अंदर दूसरे जो इंश्योरेंस और अदर बिजनेसेस भी इसके अंदर हैं। तो उस दृष्टि से मेरी ये सलाह कि आप 11,500 की कॉल 305 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 220 का, टारगेट रहेगा 430। ओके तो क्लियरली दो दमदार ऑप्शन की कॉल शर्मा जी की तरफ से हमारे लिए। आईसीआईसीआई बैंक मई कॉन्ट्रैक्ट 610 की कॉल खरीदने की राय, यहां पर टारगेट 33 का, स्टॉप लॉस 15 का लगाने की राय। वहीं बजाज फिनसर्व मई की कॉल 11,500 की खरीदने की राय, शर्मा जी का मानना है 430 तक के टारगेट से यहां पर देखे जा सकते हैं, 220 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुल मिलाकर 4 कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की है। शुरुआत करेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज से। बीएचईएल कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा दमदार बढ़त के साथ अच्छा ट्रेंड, करीब 10% की तेजी स्टॉक ने दिखाई। 62 रुपए के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। 53 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग की राय एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर है, यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। खरीदारी करते हैं तो 930 के टारगेट्स को मानकर चले, 898 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज ट्रेंट और कमिंस दोनों पर ही बुलिश हैं, ट्रेंट पर खरीदारी कीजिए 820 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, 787 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वही कमिंस में 875 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 840 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। तो 4 कॉल्स और चारों की 4 खरीदारी की। किरण जादव .com के आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हमने बातचीत की और उनकी कॉल्स जो हैं वो अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। पेट्रोनेट एलएनजी कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने ट्रेड देखा उसे ध्यान में रखते हुए आज भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। आशीष का मानना है 248 पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद 253 तक भी जाने का दमखम पेट्रोनेट एलएनजी में। स्टॉप लॉस 241 रुपए और 50 पैसे का आप यहां पर मानकर चल सकते हैं। तो क्लियरली यहां पर आशीष जी की तरफ से पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी की राय आती हुई। इक्विटी मार्केट्स की बात हमने की, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स पर अब आज के लिए रिकमेंडेशन एक्सपर्ट के क्या हैं वो जान लेते हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल जो करंट लेवल्स हम देख रहे हैं उससे देखते हुए क्या कहेंगे, खरीदारी का मन अपनाया जा सकता है? जी मानसी जी, बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर में अगर देखें तो लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली है। $1785 के अराउंड गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, बट जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर आए हैं तो इंट्राडे के लिए खरीदारी करना चाहिए। करीबन 46,800 में खरीदारी करें, 46,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 45,200 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, कच्चे तेल की चाल पर भी आपका नजरिया एक बार हम जानना चाहेंगे। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में भी हमने कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है। हालांकि क्रूड का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो करीबन 4740 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 4070 का लगा है, टारगेट ऊपर में 4880 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके साथ ही करेंसी के पैर पर अनुज करंट लेवल्स को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? देखिए, करेंसी में भी हमें लगता है कि थोड़ा सा रुपी जो है वो वीक हो सकता है, डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो डॉलर में खरीदारी करना चाहिए करीबन 73.80 में, ऊपर में टारगेट 74.50 तक देखने को मिल सकता है। मीन्स रुपया डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। ऑलराइट, और साथ ही अनुज जी एक बार बेस मेटल्स पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम को छोड़ दे बेस मेटल्स में भी बिकवाली का दबाव तो है ही। एल्यूमिनियम में ऑफकोर्स 1% तक की बढ़त है, लेकिन लेड, जिंक, कॉपर यहाँ पर हम देख रहे हैं, निकल में भी एक फ्लैट ट्रेंड फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल्स में कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर हमें नजर रखनी है? देखिए, बेस मेटल में देखें तो कॉपर अब $10,000 एलएमई में देखने को मिल रहा है। तो कॉपर कंटिन्यूसली रैली करता हुआ दिख रहा है, तो कॉपर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में खरीदारी करना चाहिए करीबन 760 में। ऊपर हमें लगता है कि ऊपर में 770-775 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लाइफ टाइम हाई के आसपास कॉपर अब ट्रेड कर रहा है एलएमई में भी,
तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका असर रहेगा और खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो कॉपर में खरीदारी करना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेस मेटल्स में कॉपर पर एक बार खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। गोल्ड में खरीदारी कीजिएगा। जून कॉन्ट्रैक्ट 46,800 पर अगर ये मिल जाए, 47,200 की टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 46,600 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। कच्चे तेल की चार्ट को देखते हुए घरेलू मार्केट में यहां पर भी खरीदारी 4,880 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4,690 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स पर आज के लिए टॉप रिकमेंडेशन आपने जान लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के एक्शन को समझने का। आशीष जुड़े हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, टाटा स्टील यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है, सभी ने अगर आप देखें तो या तो ओवरवेट की रेटिंग दी है या फिर खरीदारी की राय दी है। CLA से देखिए इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं JP मॉर्गन, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1250 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली इन्होंने अपने टारगेट प्राइस में अभी तक कोई रिवीजन नहीं किया। जेफरीज करीब 1125 के आसपास का लक्ष्य देना है, मॉर्गन स्टैनली 1000 रुपए का। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1045 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया, शानदार है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अनुमान से काफी बढ़िया नतीजे देखने को मिले थे, और खासतौर पर अगर आप देखें तो कामकाजी तौर पर जो एस्टिमेट है इसे बीट करते हुए नजर आया टाटा स्टील। और एक और बात ब्रोकरेज हाउस ने ये भी हाईलाइट करके की है कि लगातार जो स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसे ना कि सिर्फ ये तिमाही अच्छी देखने को मिली, आगे की तिमाही और इनफैक्ट जो साल का आधा भाग होता है उसमें भी जो है प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। जो फ्री कैश फ्लोज हैं करीब 8,800 करोड़ के आसपास के रिपोर्ट किए हैं। नेट डेट में कमी आई है और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि आगे जाकर भी डेट में कमी देखने को मिलेगी। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हों या फिर बैलेंस शीट मजबूत या ग्रोथ के लेकर आउटलुक को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है बेहद सपोर्टिव है, और सभी देखिए स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और ठीक जिस तरह से आशीष कल हमें बता रहे थे नतीजों से पहले अनुमान, तभी हमने आपको बताया था कि अच्छे नतीजे, इनफैक्ट शानदार नतीजों का अनुमान है, ठीक वैसा ही कुछ आज देखने को मिल रहा है। नंबर्स अच्छे हैं और इसी के चलते आज मेटल स्पेस भी फोकस में रहता हुआ दिख सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस भी टाटा स्टील को लेकर काफी बुलिश है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं।